नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो हम प्रायद्वीपीय भारत की 3 जो मुख्य नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे और वो मुख्य नदियां जहां से क्वेश्चन निकलते ही निकलते एग्जाम के अंदर उन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें नाम आता है नर्मदा, तापी, माही, बनास, साबरमती, महानदी। इन सभी का जिक्र हम कर चुके हैं और आज जो हम करेंगे उसमें जिक्र होगा किसका, याद रखिएगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का। कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं वो उनकी सहायक नदियां कौन सी है, ये कहां से निकलती, कहां पर डेल्टा बनाती है, उन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। प्रिय स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे मैप के अनुसार। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, मैप के अनुसार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपने नोट्स बना रहे हैं या नोट्स जो भी बुक वगैरह के अंदर आप नोट कर रहे हैं उसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पार्ट 3। आज इसके अंदर हम पार्ट 3 का जिक्र करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां चली हुई है उस प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का एक बार मैप बना लेते हैं कि ये नदी कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, वही मैप बनाएंगे। ज्यादा मैप बनाने की आवश्यकता है नहीं। ऐसा हम मान लेते कि अपने पास में एक दक्षिण भारत पड़ता है। देखिए, क्योंकि हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे, तो ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है उत्तर भारत के बारे में, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जिक्र करेंगे, इसीलिए बस ओनली दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया है। सबसे पहले हम बार बार में प्रायद्वीपीय भारत कर रहे हैं, तो प्रिय स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है या प्रायद्वीप हम किस नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, धरातल का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ पानी लगा होता है, धरातल का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ पानी लगा होता है प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, और पानी का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ धरातल लगा होता है किस नाम से जाना जाता है, खाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्यारे स्टूडेंट, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कौन सी नदी का जिक्र करेंगे, तो आप याद रखिएगा गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी के पॉइंट की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो आपने याद रखना 1465 किलोमीटर इस गोदावरी नदी की लंबाई है। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है, तो आपने याद रखना है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये नदी प्रवेश करती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार, उसके बाद में उड़ीसा के बाद में जाती तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में ये बहती है नदी कहां पर, तो आपने याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर ये नदी बहती है। ये नदी आपसे पूछे कि जो गोदावरी नदी है वो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर बहती है, कौन से स्टेट के अंदर बहती है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टे से ये अपना जल कहां पर गिराती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना पानी गिराती है। ये आपने याद रखना है, इस क्षेत्र के अंदर बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए, अब हमारे पास में यहां पर एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है, और उस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है नर्मदा नदी से लेकर, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक वो पश्चिमी घाट फैला है। महाराष्ट्र से लेकर और कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला फैला है। उसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां पड़ती है। कौन सी पहाड़ियां पड़ती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां।
और उन त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा उस नदी का क्या नाम है, तो ये जो नदी है उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई यहां पर एक स्थान पड़ता है आंध्र प्रदेश का, उस स्थान का नाम क्या है, राजमुंद्री। और उस राजमुंद्री शहर के पास में ये नदी डेल्टा बनाती है और राजमुंद्री से डेल्टा बनाने के बाद में ये अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। पहला क्वेश्चन कि गोदावरी नदी डेल्टा कौन से शहर के पास में बनाती है, राजमुंद्री शहर के पास में डेल्टा बनाती है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो गोदावरी नदी का नामकरण है, ये गोदावरी नदी है, इस नदी का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, कि इसका नामकरण गोदावरी किसके माइंड में आया, कैसे आया और कैसे इसका नामकरण हुआ। तो आपने याद रखना, कुछ जो वैज्ञानिक है, कुछ जो हमारे जियोग्राफर्स है, कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि गोदावरी नदी का नाम तेलुगु भाषा के शब्द गोद से पड़ा है। गोदावरी नदी का जो नाम है वो तेलुगु भाषा के शब्द गोद से पड़ा है। और इस गोद का अर्थ क्या होता है, तो इस गोद का अर्थ होता है मर्यादा। याद रखना, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार गोदावरी नदी का जो नामकरण है वो तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, मर्यादा। ये नदी कहां से निकलती है, कहां पर बहती है, कहां पर डेल्टा बनाती है, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर है। प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये सभी क्लियर पॉइंट है ना प्यारे स्टूडेंट्स, ये समझने की कोशिश कीजिए, सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये सभी पॉइंट क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये साफ कर देते हैं। ये जो नदी है, इस नदी के ऊपर महाराष्ट्र का नासिक पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है, नासिक। और महाराष्ट्र का नांदेड़ पड़ता है, नांदेड़। और उसके बाद में नाम आता है भद्राचलम, भद्राचलम। और उसके बाद में नाम आता है राजमुंद्री, जो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये जो शहर है, 4 प्रमुख शहर है, ये कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं, गोदावरी नदी के ऊपर। नासिक, नांदेड़, भद्राचलम और राजमुंद्री कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं, गोदावरी नदी के ऊपर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। याद रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो आप इन्हें याद रखना है, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। बूढ़ी गंगा मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज से लगभग लाखों वर्ष पहले ये जो नदी थी, क्या पता उत्तर भारत के अंदर आज जो गंगा नदी कार्य करती है उसी प्रकार का कार्य गोदावरी नदी करती हो, लेकिन अब उसी प्रकार का कार्य गोदावरी नदी नहीं करती। पहले करती थी, अब नहीं करती है। और इसी कारण किस नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कौन सी है, गोदावरी नदी। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है एनीकट बांध। एनीकट बांध, एनीकट बांध कौन से शहर के पास में पड़ता है, राजमुंद्री। और राजमुंद्री कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध, ये जायकवाड़ी बांध कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। जायकवाड़ी बांध पड़ता है महाराष्ट्र में। और एनीकट बांध पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है पोचमपाद। पोचमपाद जल विद्युत परियोजना। पोचमपाद जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर है, तो पोचमपाद जल विद्युत परियोजना है वो गोदावरी नदी के ऊपर है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। ये याद रखिएगा, एनीकट बांध गोदावरी नदी के ऊपर राजमुंद्री के पास में पड़ता है। जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है गोदावरी नदी के ऊपर। और पोचमपाद जो जल विद्युत परियोजना है वो भी गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है, इनको नोट करें, तुरंत नोट करें, तुरंत प्रभाव से नोट करें इनको। प्यारे स्टूडेंट जल्दी से नोट करें, हमारे साथ में लगातार बने रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं छूटने देंगे ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता हो। एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना आप। यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसके बाद में एसएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, एसएससी की बुक्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। ये नोट करें, नोट कर लिया तो इसको साफ कर रहे हैं, तुरंत नोट करें, तुरंत प्रभाव से।
उसके बाद देखे नेक्स्ट पॉइंट देखे भाई, नेक्स्ट पॉइंट है गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी है, उनका जिक्र करते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाएं और उसके बाद में पढ़ेंगे किसकी, दाएं की। दाएं की सहायक नदियों में एक का ही नाम आता है और उसका नाम क्या है, मंजरा। ये गोदावरी की दाएं तरफ की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, मंजरा। लेकिन बाएं तरफ की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें नाम आता है पूर्णा, परवरा, पूर्णा, परवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वर्धा और प्राणहिता। ये याद रखिएगा, ये गोदावरी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं जिसमें नाम आता है किसका, पूर्णा, जिसके बाद में नाम आता है किसका, परवरा का नाम आता है, जिसमें नाम आता है वेनगंगा और जिसमें नाम आता है पेनगंगा। लेकिन इसमें यदि ये आपसे पूछे कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, आपसे पूछ ले कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, वेनगंगा। उसके बाद में एक छोटी नदी है वर्धा, वर्धा ये इसकी छोटी नदी है और उसके बाद में नाम आता है प्राणहिता। ये याद रखिएगा गोदावरी की नदियां है। बाएं तट की पूर्णा, परवरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और दाएं तट की कौन सी है, मंजरा। क्वेश्चन ये पूछा था, क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है सीजीएल वगैरह के अंदर। अभी एग्जाम हुआ था लगभग 2-3 मंथ पहले, सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। 2-3 मंथ नहीं, लगभग 4-5 मंथ हो गए, 4-5 मंथ हो गए। उस समय एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था मंजरा जो है ये किसकी सहायक नदी है, और वेनगंगा और पेनगंगा ये बहुत बार पूछा जाता है कि एग्जाम में ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, किसकी सहायक नदियां हैं, गोदावरी की सहायक नदियां। तो गोदावरी नदी क्लियर है ना, गोदावरी नदी से संबंधित कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, गोदावरी नदी आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद देखें, उसके बाद में गोदावरी नदी के बाद में जो सेकंड नदी आती है वो देखें एक बार। गोदावरी के बाद में जो सेकंड नाम आता है वो नाम आता है कृष्णा का, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जिसकी लंबाई कितना है, तो आपने याद रखना 1400 किलोमीटर इस कृष्णा नदी की लंबाई है। कृष्णा नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और ये जो कृष्णा नदी है ये कहां से निकलती है, तो आपने याद रखना है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। और ये महाबलेश्वर पहाड़ी कहां पर पड़ती है, तो आपने याद रखना ये भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। आपने याद रखना है कृष्णा नदी है, यहां पर हमारे पास में महाराष्ट्र के अंदर एक पहाड़ पड़ता है जिसका नाम है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और इस महाबलेश्वर पहाड़ से कृष्णा नदी निकलती है। ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा के पास, कौन से शहर के पास में, विजयवाड़ा के पास में एक पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि पक्षी का जो पंजा होता है, पक्षी का जो पंजा होता है ना, उस प्रकार का डेल्टा बनाती है ये नदी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कृष्णा नदी जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो आपने याद रखना पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर पहाड़ियों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई विजयवाड़ा के पास में पक्षीपाद पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है और वहां से अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये जो कृष्णा नदी है इसके ऊपर सतारा पड़ता है, सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र का जो सतारा शहर है, सतारा वो कौन सी नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। महाराष्ट्र का सतारा कौन सी नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर है। और उसके बाद में नाम आता है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। और ये विजयवाड़ा कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये विजयवाड़ा भी कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, तो आपने याद रखना है ये भी पड़ता है कौन सी नदी के ऊपर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पड़ता है कृष्णा नदी के ऊपर। दोनों पॉइंट क्लियर है ना, अच्छे तरीके से दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। और इससे संबंधित यदि कोई भी पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, हम कमेंट में उसका आंसर अवश्य देंगे। हालांकि इससे संबंधित कोई पॉइंट छूटने ही नहीं देंगे। यदि फिर भी कोई पॉइंट गलती से किसी कारणवश रह जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा,
महाराष्ट्र का सतारा और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? कृष्णा नदी के ऊपर पड़ता है। देखें, जो नागार्जुन सागर बांध है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, पॉइंट बहुत अच्छा है, क्लियर होना चाहिए कि नागार्जुन सागर जो बांध है, ये नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। और कृष्णा नदी के ऊपर कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध कहां पर है, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। लेकिन आपने ये भी याद रखना है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, बाघ अभ्यारण्य है, वो भी कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और वो भी इसी नाम से है। नागार्जुन सागर बांध भी है और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है आंध्र प्रदेश के अंदर। याद रखिएगा, आपने ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट क्लियर है, इसको साफ कर दे। प्रिय स्टूडेंट, ये आपने नोट किए या नहीं किए? यदि नोट कर लिए हैं तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं, तुरंत नोट करें। और नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को आप बैक करके नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, दक्षिण भारत की, कृष्णा नदी का जिक्र कर रहे थे, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने याद रखना कृष्णा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है क्या? कृष्णा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में अब नाम आता है कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं उनका। सहायक नदियों में बात करें तो सहायक नदियों में नाम आता है मूसी, ढिंडी, मूसी, ढिंडी, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा, घाटप्रभा और मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा। मूसी, ढिंडी, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपने याद रखना है किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। उसके बाद में और नदी आती है कोयना, कोयना, और उसके बाद में नाम आता है भीमा। ये कोयना और भीमा नदी भी है, ये भी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। देखें, यहां पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मूसी, मूसी नदी मिलती है। यहां पर ये छोटी छोटी नदी आकर मिलती है, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और पंचगंगा नदी आकर मिलती है। उसके बाद में ढिंडी नदी आकर मिलती है। उसके बाद में भीमा नदी आकर मिलती है, भीमा नदी। उसके बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कोयना, ये तो महाराष्ट्र के अंदर ही मिलती है। कोयना नदी है, ये नदी महाराष्ट्र के अंदर आकर मिलती है। कोयना नदी महाराष्ट्र के अंदर मिलती है और ये कोयना नदी कृष्णा के अंदर कहां पर मिलती है? महाराष्ट्र में। कोयना नदी के ऊपर एक बांध भी पड़ता है और कोयना नदी के ऊपर जो बांध पड़ता है वो उस बांध का नाम भी क्या है? कोयना बांध, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में नाम आता है तुंगभद्रा। याद रखिएगा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है। ये तुंगभद्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके ऊपर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। हम्पी जो कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो कौन सी नदी के ऊपर हुआ करती थी? तुंगभद्रा नदी के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और कब की थी? तो याद रखना 1336 में। और उस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक हुआ करती थी। और वो कर्नाटक हम्पी कौन सी नदी के ऊपर है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर पड़ता है। तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। सभी पॉइंट बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटना चाहिए। यदि कोई भी पॉइंट छूटता है तो उससे हमें भी दिक्कत है और आपको भी दिक्कत है। याद रखिएगा, सभी पॉइंट क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। नागार्जुन सागर बांध पड़ता है, वो कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में हम इसको साफ कर दें, नोट कर लिया है तो मूसी, ढिंडी, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा जो सहायक नदी है उसके ऊपर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी पड़ता है। हम्पी जो कर्नाटक के अंदर है। और विजयनगर साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? तो आपने याद रखना है
1336 के अंदर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। याद रखना है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में जो थर्ड इस नदी आती है उसमें नाम आता है कावेरी नदी। कावेरी नदी जिसकी लंबाई कितना है 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी जिसकी लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है। जिस प्रकार से उत्तर भारत के अंदर, जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को, जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कौन सी नदी को पवित्र माना जाता है? कावेरी नदी को। यह क्वेश्चन आपने याद रखना है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से कौन सी नदी को दक्षिण भारत में पवित्र माना जाता है? कावेरी नदी को। और इसी कारण दक्षिण भारत की गंगा के नाम से, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी कहां से निकलती है, कौन से स्टेट से निकलती है? तो आप देखें, कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित, कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ये आपने याद रखना है। कावेरी नदी, ये पूछेगा आपसे कि कावेरी नदी कहां से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक में स्थित कोडागु जिला, कर्नाटक का एक जिला पड़ता है कोडागु, वहां से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती। आइए देखें, यहां पर हमारे पास में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पड़ती है, और ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ये कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके साथ में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पड़ता है। उस पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है तंजावुर, तमिलनाडु का तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई ये नदी अपना जल कहां पर गिराती है? तो आप याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर। यहां पर ये जो पड़ता है, ये तमिलनाडु का तंजावुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से ये नदी अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। सभी पॉइंट क्लियर है? क्लियर होने चाहिए। कावेरी नदी जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो आपने याद रखना है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये कावेरी नदी, जो लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर है। दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर देखिए, साथ के साथ में आप नोट कर लें। और यदि नोट नहीं कर रहे हैं, और यदि हमने साफ कर दिया जल्दी से, तो आप वीडियो को बैक करके भी देख ले, क्योंकि स्पेस कम होने के कारण इसको साफ करना पड़ता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत गहरे गहरे लिख दिए और आपको समझ नहीं आ रहे। आपको समझाने के लिए ये सब कुछ प्रक्रिया चली हुई है। उसके बाद में ये जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी जिसके क्षेत्र में दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत में किस नदी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में कौन सी नदी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है? तो आपने याद रखना है, कावेरी नदी। और इसी कारण इस कावेरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या कावेरी नदी का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, राइज बाउल ऑफ साउथ इंडिया। राइज बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कौन से नदी क्षेत्र को जाना जाता है? राइज बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से कौन से नदी क्षेत्र को जाना जाता है? तो कावेरी नदी क्षेत्र को जानते हैं। ये कावेरी नदी जिसके ऊपर कर्नाटक में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है मैटूर बांध। मैटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर पड़ता है कर्नाटक में। ये कावेरी नदी जिसके ऊपर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध भी कहां पर पड़ता है? कावेरी नदी के ऊपर पड़ता है। और कहां पर पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। मैटूर बांध और शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में पड़ते हैं, आपने याद रखना है। शिव समुद्रम एक जलप्रपात भी है, और वो जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बहुत अच्छे पॉइंट है, बैक टू बैक आपको क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल मैप से करवा रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपका बीच में नहीं छूट रहा है।
याद रखना है। उसके बाद में अब नाम आता है कावेरी की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम आता है। कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदी है वो सभी का जिक्र हम करेंगे। अब ये आपने नोट नहीं किया तो तुरंत नोट करें। कावेरी नदी जिसे दक्षिण भारत में, कावेरी नदी का जो क्षेत्र है उसे दक्षिण भारत में चावल का कटोरा भी कहा जाता है, या उसके क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। मैटूर बांध और शिव समुद्रम बांध पड़ता है कावेरी नदी के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे कावेरी की सहायक नदियां, कावेरी की जो ट्रिब्यूटरी है उन सभी का जिक्र करेंगे। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, यदि हम उत्तर की सहायक नदियां पढ़ें और दक्षिण की सहायक नदियां पढ़ें तो अलग अलग है। कावेरी की जो उत्तरी दिशा से आकर जो सहायक नदियां मिलती है वो कौन कौन सी है? हेमावती, हेमावती, लोका पावनी, हेमावती, लोका पावनी, सिमसा, लोका पावनी, सिमसा और अर्कावती। अर्कावती नहीं, ये अमरावती आएगा भाई, अमरावती, अमरावती, अमरावती। दक्षिण की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और सुवर्णवती, और सुवर्णवती। ये दक्षिण की सहायक नदियां हैं। यदि आपसे पूछे कि कावेरी नदी की उत्तर दिशा में, या आपसे पूछ ले बाएं तट की जो सहायक नदियां, उत्तर या बाएं तट की जो सहायक नदियां, हेमावती, हेमावती आकर मिलती है, लोका पावनी आकर मिलती है, सिमसा मिलती है और अमरावती आकर मिलती है। लेकिन दक्षिण की पूछे कि दक्षिण की पूछे यदि दाएं तट की, क्योंकि बाएं तट की पढ़ चुके हैं, हेमावती, लोका पावनी, सिमसा और अमरावती, सोर्णवती, ये बाएं तट की। और यदि दाएं तट की पूछे तो आप बताएंगे लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और सोर्णवती। ये याद रखिएगा, काबिनी, भवानी, सोर्णवती और लक्ष्मण तीर्थ। ये क्वेश्चन पूछा था काबिनी किसकी सहायक नदी, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है काबिनी किसकी सहायक नदी है। वरना आप सर्च मार लेना, हर जगह आपको सीजीएल का ये जो भी एग्जाम हुआ था अभी 6-7 महीने पहले, वो सर्च मार लेना, मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह के ऊपर। उसके अंदर ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा कि काबिनी किसकी सहायक नदी है। तो काबिनी जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। कोई भी पॉइंट इनका हमने नहीं छुटवाया है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चन इसके अच्छे तरीके से हमने क्लियर किए हैं। और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में हमारे से पूछ लीजिए, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।